नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, पर्यावरण का गोल्डन पेपर नंबर 3 लेकर आया हूं। कल टेस्ट नहीं आया था, उसके लिए मैंने आपको रीज़न भी बता दिया था। तो आज सुबह ही मैंने जब हिंदी का टेस्ट डाला था, साइकोलॉजी का टेस्ट डाला था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 3 बजे के आसपास आपके पर्यावरण का टेस्ट नंबर 3 आ रहा है। आज के प्रश्न 30 में से 25 बहुत ही मुश्किल से होंगे, बहुत मुश्किल से। यूँ मान के चलिए 25 का टारगेट अगर आप रखते हो, 25 सही कर देते हो, तो भाई पर्यावरण भी आपकी शानदार चल रही है। ठीक है, कोशिश रहना चाहिए। बाकी लगातार पर्यावरण के टेस्ट भी आते रहेंगे। अंतिम समय में सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए ऐसे पेपर आपको ज़रूर सोल्व करने चाहिए साथियों। लेवल कठिन कह दो या फिर एक अच्छा लेवल आप जिसको कह सकते हो, वो पेपर का रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। प्रेमलता अग्रवाल ने 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। मालावत पूर्णा ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। और संतोष यादव हरियाणा की रहने वाली है। तो देखिए, असत्य कथन की यहाँ पर बात की जा रही है। पर्वतारोहण से संबंधित जो आपके टॉपिक है पर्वतारोहण का, वहाँ से प्रश्न बनाया गया है और राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला नहीं है साथियों, भारत की प्रथम महिला है। ठीक है, भारत की, विश्व की नहीं। विश्व की तो शायद 4 या 5 नंबर पे ऐसे ही कुछ है, कन्फर्म थोड़ा सा ध्यान में से उतर गया है। बाकी प्रेमलता अग्रवाल ने 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। मालावत पूर्णा ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। और संतोष यादव हरियाणा की ही रहने वाली है साथियों। तो ओनली विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे स्थान पर कौन सा ग्रह है। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल। देखिएगा, सूर्य से दूरी के स्थान पर, सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे स्थान पर देखना है तो ये रहा आपके सूर्य। अब यहाँ पर पहला ग्रह है इसमें बुध। ठीक है, सबसे पास में कौन सा है, बुध है। और चौथे नंबर पे है साथियों आपके मंगल ग्रह। कौन सा, मंगल ग्रह है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है। पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे, यहाँ आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। सुयोज T11 का संबंध किससे है। राकेश शर्मा से, कल्पना चावला से, यूरी गागरिन से और इनमें से सभी से। तो साथियों, सुयोज T11 एक अंतरिक्ष यान का नाम है। क्या है ये, एक अंतरिक्ष यान, जिसमें राकेश शर्मा और उनके जो साथी है वो अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर राकेश शर्मा वाला जो प्रथम विकल्प है, सुयोज T11 का संबंध राकेश शर्मा से है। कल्पना चावला का संबंध किससे है साथियों, कोलंबिया से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। यूरी गागरिन का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा, चांद पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले विश्व के प्रथम ये अंतरिक्ष यात्री थे। विश्व के प्रथम, यूं भी कह सकते हो विश्व के प्रथम मानव जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था, सबसे पहले इन्होंने रखा था। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, चौथा क्वेश्चन। विश्व वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 31 मार्च को, 1 अप्रैल को, 2 फरवरी को और 4 अप्रैल को। तो विश्व वेटलैंड दिवस, नम भूमि दिवस की बात की जा रही है साथियों। विश्व वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष की जो 2 फरवरी है इसको मनाया जाता है। 2 फरवरी को साथियों विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर थर्ड विकल्प सही है। कौन सा, तीसरा वाला विकल्प सही है साथियों आपके प्रश्न नंबर 4 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन। देखिए, प्रश्न को थोड़ा सा समझ लोगे तो प्रश्न का उत्तर इजीली आप निकाल सकते हो। लेकिन प्रश्न को समझना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर प्रश्न को नहीं समझे तो फिर उत्तर निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके। प्रश्न नंबर 5 में जो सही आंसर है वो रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधागर गैस नहीं है साथियों, क्योंकि पौधागर गैस का मतलब होता है हरित गृह गैस। हरित गृह गैस के अंतर्गत नाइट्रोजन नहीं आती है। मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों ही हरित गृह गैसों में आती है। पौधागर गैस का मतलब हरित गृह गैस होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे।
तो आपके प्रश्न नंबर 6 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्री एस एस राव, श्री एस के भारद्वाज और श्री मोरारजी देसाई। देखो ये क्रांतियों से संबंधित जो आपके प्रश्न है ना, श्वेत क्रांति है, नीली पीली क्रांति है और बादामी क्रांति, भूरी, बहुत सारी अलग अलग क्रांतियों के प्रकार है। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन क्रांतियों का संबंध किससे होता है। दूसरी चीज़, इसके जनक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों, क्योंकि क्वेश्चन एक तो कल्चर वाला एक टॉपिक आता है ना, जैसे कल्चर का मतलब संस्कृति से नहीं कह रहा हूँ मैं, कल्चर जैसे अलग अलग प्रकार के जो कल्चर है, जैसे मछली पालन के लिए कल्चर, पीसी कल्चर ये वगैरह, और जितने भी प्रकार के हैं वहाँ से भी एक क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर है, एक ना एक क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है, तो उनको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है साथियों, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से। विकल्प नंबर आपका 1 सही है छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। तो 7वां प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले का एक वन्य जीव घोषित किया गया? 2014, 2015, 2016 और 2017। देखिएगा 7वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, एक बार आप प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न को समझना एक तरह से मान लीजिए कि भाई एकदम से समझ में आने वाला नहीं है ये, क्योंकि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव घोषित किया था सन 2015 में। कैसे? जैसे जो झालावाड़ जिला है, तो झालावाड़ जिले का जो वन्य जीव घोषित किया गया था वो था गागरोनी तोता। क्या था? गागरोनी तोता। ये झालावाड़ जिले का प्रतीक है साथियों वन्य जीव के अंतर्गत। ऐसे ही जितने भी राजस्थान में जो 33 जिले हैं, 33 अलग अलग जिलों के लिए 33 अलग अलग जो पशु पक्षी है उनको घोषित किया गया था। तो खैर ये तो पूछना बहुत ही मतलब मुश्किल है कि भाई कौन से जो पशु पक्षी को कौन से जिले का वन्य जीव घोषित किया गया, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है। किंतु यहाँ पर ये जो मैंने प्रश्न बनाया है कि भाई किस वर्ष किया गई थी, ये चीज़ें किस वर्ष लाई गई थी, तो 2015। ये क्वेश्चन जरूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपके विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? राज्य पुष्प, राष्ट्रीय फूल, कमल और गुलाब। देखिएगा, रेगिस्तान का सागवान राजस्थान में जिसको कहा जाता है वो है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है साथियों? रोहिड़ा। रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 8 में। राष्ट्रीय फूल, कमल, गुलाब ये गलत विकल्प है, ठीक है। रेगिस्तान का सागवान इनको नहीं कहते हैं बल्कि रोहिड़ा को कहते हैं। तो ओनली प्रथम विकल्प ही आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। 9वां प्रश्न है आपके, यीस्ट और मशरूम किसके उदाहरण है? मोनेरो जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये अलग अलग जो वर्गीकरण होता है आपके, उसमें यीस्ट और मशरूम का नाम तो सभी ने सुन ही रखा होगा, मशरूम की तो खेती भी होती है। तो ये जो दोनों उदाहरण है साथियों, ये फंजाई जगत के उदाहरण है। किसके? फंजाई जगत के। थर्ड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। देखो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। सुबह जो हिंदी का और साइकोलॉजी का टेस्ट लिया था उसमें किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 10 है, एनीमिया रोग का संबंध किससे है? खून की कमी से, फेफड़ों में संक्रमण से, हृदय नलिकाओं के में अवरुद्धन से और इनमें से सभी। देखिए एनीमिया रोग आपके सिलेबस में है। एनीमिया रोग का मतलब होता है जब हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है, मतलब रक्त की कमी जो आ जाती है, जो ब्लड होता है। तो साथियों अगर वो कम हो जाए तो फिर उस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अब वो खून की कमी आने के भी बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं। महिलाओं में ज़्यादातर एनीमिया की शिकायत होती है साथियों। ज़्यादातर किन में होती है? महिलाओं में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें अस्थि मज्जा में खून का निर्माण होना ही बंद हो जाता है, तो फिर वो एनीमिया यूँ मान लीजिए बहुत विशिष्ट प्रकार का एनीमिया हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बार बार जैसे एक गाड़ी होती है उसको चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही व्यक्ति को बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, तब जाके वो जीवित रहता है और वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है साथियों। तो विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, इंपीरियल सैंड ग्राउज के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है?
राम सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, जम्मू रामगढ़ अभ्यारण्य और गजनेर अभ्यारण्य। देखिए इंपीरियल सैंड ग्राउंड नाम सुना है इसका साथियों? अगर देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखें हम, इंपीरियल सैंड ग्राउंड के लिए गजनेर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कौन सा? गजनेर। आपके पर्यावरण के अंतर्गत जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से भी एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, तो इसको भी अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। चौथा विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो आपके 12वां प्रश्न, पीपीआई कार्यक्रम का आरंभ किया गया 1995 में, 2005 में, 2000 में और 2010 में। देखिए पीपीआई की अगर फुल फॉर्म याद है तो उत्तर बड़ा आसान रहेगा इसका, लेकिन अगर पीपीआई की फुल फॉर्म याद नहीं है तो उत्तर बड़ा कठिन हो जाता है। फिर यहाँ पर जो पीपीआई कार्यक्रम है इसका आरंभ किया गया था 1995 में। पीपीआई मतलब होता है पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई थी साथियों? 1995 में की गई थी भारत में। विकल्प एक सही है आपके 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है प्लीहा, यकृत, पेरोटिड ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। तो साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की इनमें से कौन सी है? अच्छे से विकल्पों को देख लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मित्रों वो है यकृत। कौन सी है? यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। ये देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ किया गया सन 2000 ईस्वी में, 2001 में, 2002 में और 2003 में। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये जो आपके शुरू की गई थी ये थी साथियों 25 दिसंबर 2000 को, सन 2000 को इस योजना का आरंभ किया गया था। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 14 में। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? सिंह, गधा, घोड़ा और सियार। तो देखिएगा राजस्थान के लोक देवता, नया टॉपिक आपके रीट के सिलेबस में जोड़ा गया है। लोक देवताओं के जो मेले लगते हैं वो आपको याद होना चाहिए कि भाई मेले कहाँ लगते हैं और कब लगते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पंचपीरों में कौन कौन आते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। लोक देवता से संबंधित जो इन्होंने मुख्य कार्य किए थे और इनके जो उपनाम है वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, और इनके जो वाहन हैं वहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं साथियों। तो जो लोक देवता थे हड़बू जी, इनका जो वाहन था वो था सियार। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 16 है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसको जवाहर खाना उसका नाम है, जेवर खाना उसका नाम है, सूरत खाना उसका नाम है और ताज खाना उसका नाम है। तो राजस्थान की जो चित्र शैलियाँ हैं वहाँ से आपके ये प्रश्न पूछा गया है। आपके ये टॉपिक भी नया टॉपिक जोड़ा गया है साथियों रीट में। तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसको सूरत खाना कहा जाता है। क्या? सूरत खाना कहा जाता था साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। अच्छा कमेंट करके जरूर जाइएगा कि भाई 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो उसके लिए भी जरूर कमेंट करिएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 17 है, कच्छाबू वस्त्र पहना जाता है। आदिवासी पुरुषों के द्वारा ये वस्त्र पहना जाता है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा ये वस्त्र पहना जाता है, महिला व पुरुष दोनों के द्वारा ये वस्त्र पहना जाता है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो जो कच्छाबू वस्त्र है ये किसके द्वारा पहना जाता है? जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा इस वस्त्र को पहना जाता है। जो भील समाज की जो महिलाएं हैं साथियों घुटनों तक जो लहंगा पहनती है उसको ही कच्छाबू वस्त्र कहते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 17 में।
चलिए अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। 18वां क्वेश्चन कैसा लगा टेस्ट, ये भी जरूर कमेंट करके जाइएगा। मारवाड़ का घुड़ला मेला कब आयोजित होता है? फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को और श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो साथियों मारवाड़ में एक मेला आयोजित किया जाता है, घुड़ला मेला। तो इसका जो आयोजन है वो कब किया जाता है, आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है। 18वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, मारवाड़ का जो घुड़ला मेला है ये चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित किया जाता है। सेकंड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे साथियों। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर। सहकारिता के झंडे में कितनी पट्टियां हैं? 3 पट्टियां हैं, 5 पट्टियां हैं, 7 है या 9 है? तो साथियों 19वें क्वेश्चन में देखिएगा, जो सहकारिता का जो आपके टॉपिक है वहाँ से प्रश्न बना है और सहकारिता का जो झंडा होता है इसमें पट्टियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। थर्ड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपके 20वें क्वेश्चन की ओर। देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1 दिसंबर 1986 को, 1 अप्रैल 1987 को, 15 अप्रैल 1987 को और 15 मार्च 1987 को। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की बात की जा रही है, न कि पारित करने की। अगर पारित पूछे कि भाई कब पारित किया गया था तो वहाँ पर तो 1986 वाला सही होता, लेकिन साथियों लागू 1987 में किया गया था। अब यहाँ पर 1987 के भी 3 विकल्प है, तो फिर यहाँ पर महीना और दिनांक दोनों पूछा जा रहा है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसको लागू किया गया था 15 अप्रैल 1987 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर पारित करने की बात करें तो 1986, लेकिन अगर लागू करने की बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को तो कब होगा? 15 अप्रैल 1987 को। थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो चलिए आपके 21वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिएगा, राजस्थान राज्य में पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, जयपुर की, नाथद्वारा की और अर्थुना की। तो पिछवाइयाँ कला का नाम सभी ने सुन रखा होगा। हस्तकला का जो आपके टॉपिक है प्रश्न वहाँ से लिया गया है। राजस्थान राज्य में जो पिछवाइयाँ हैं ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है साथियों। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में। तो इसलिए आपके ओनली थर्ड विकल्प ही 21वें क्वेश्चन में राइट रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो चलिए 22वें क्वेश्चन को देखेंगे। स्नो हाउस का संबंध है पेड़ पौधों से बने हाउस, गिट्टी और सीमेंट से बने हाउस, बर्फ से बने हाउस और बांस व खपरेल से बने आवास या हाउस। देखिएगा स्नो हाउस, इस शब्द को अगर नहीं पढ़ रखा है तो नया शब्द हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपने कई बार पढ़ रखा होगा साथियों। स्नो हाउस का जो संबंध है वो बर्फ से बने जो घर होते हैं उससे है, जिसको इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू। और इग्लू का ही एक और अन्य नाम क्या है? स्नो हाउस। तो इस क्वेश्चन को विशेष तौर पे याद रखना। इग्लू तो सभी को पता है, लेकिन स्नो हाउस बहुत कम लोगों को पता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई स्नो हाउस का मतलब किससे लिया जाता है? इग्लू से लिया जाता है। और इग्लू का मतलब क्या होता है? बर्फ से बने घर। विकल्प नंबर 3 सही है आपके 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं मित्रों। तो आपके 23वां प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन है। सती प्रथा को 1829 में गैर कानूनी घोषित किया गया। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961 में आया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1904 में आया, 2004 में। और इनमें से कोई भी नहीं, मतलब इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो बताइए इन चारों विकल्पों को देख के कि भाई आपको कौन सा जो कथन है वो असत्य लग रहा है। देखिए सती प्रथा को 1829 में ही गैर कानूनी घोषित किया गया था, उसके बाद लगभग ये प्रथा समाप्त हो गई थी। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961 में ही आया साथियों, लेकिन जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है ये 2004 में नहीं आया था। ये गलत आंसर है, तो यह आपका जो तीसरा विकल्प है ये ही आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। आपके 24वां क्वेश्चन, संयुक्त परिवार की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? मर्डॉक ने, सर हेनरी मैन ने, किंग्सले डेविस ने और बर्गेस ने।
देखिएगा 24वें क्वेश्चन में, अच्छा एक चीज़ और कमेंट करना कि भाई लेवल कैसा लगा आपको पेपर का, जरूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है सबसे पहले सर हेनरी मन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे, तो आपके 25वां क्वेश्चन, परियोजना विधि का अंतिम सोपान है मूल्यांकन, गृह कार्य, क्रियान्वयन और आलेखन। देखिएगा परियोजना विधि, थोड़ा समझ लेते हैं इस विधि के बारे में। करके सीखने पर आधारित विधि इसको माना जाता है। जॉन ड्यूवी की प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। किलपेट्रिक ने इस विधि का विकास किया था, इसलिए किलपेट्रिक को इस विधि का जनक कहा जाता है। इस विधि के कुल सोपानों की संख्या 6 है साथियों, जिसमें इसका जो अंतिम सोपान आता है वो होता है आलेखन। आलेखन का जो अन्य नाम है, इसको लेखा जोखा करना भी कहा जाता है। लेखा जोखा करना या आलेखन करना बात एक ही है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है आलेखन, ये परियोजना विधि का अंतिम सोपान है। चौथा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर क्या है, चौथा विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे, आपके 26वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सामग्री पर्यावरण शिक्षण में प्रक्षेपी सामग्री है? चित्र, छायाचित्र, चलचित्र और ग्राफ चित्र। तो साथियों सभी के पीछे चित्र चित्र लिखा हुआ है, लेकिन देखिए एक तो होता है चित्र, किसी भी चीज़ का फोटो, तो साथियों ये प्रक्षेपी सामग्री नहीं होती है। एक होता है छायाचित्र, छायाचित्र भी फोटो को ही कहते हैं साथियों, तो ये भी प्रक्षेपी नहीं होती है। एक होता है ग्राफ चित्र, जिसमें ग्राफ बनाए जाते हैं, तो ये भी प्रक्षेपी सामग्री नहीं होती है। अब आपके चलचित्र बचा है, चलचित्र के अंतर्गत जिसमें सुनाई भी देता है दिखाई भी देता है, तो साथियों वो सभी चीज़ें जिसमें सुनाई भी और दिखाई भी देता है चलचित्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 26वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं, तो आपके 27वां क्वेश्चन है, ये देखिएगा, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है निदान कहा जाता है, उपचार कहा जाता है, निदान व उपचार कहा जाता है और उपलब्धि कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 27 में जो आपका राइट आंसर है, चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है? उपचार कहा जाता है साथियों। इस क्वेश्चन को शायद मैंने पहले भी बताया था, तो वहाँ पे कई महीनों पहले बताया होगा। निदान बता दिया था, तो साथियों फिर उसमें संशोधन भी किया था, निदान नहीं है इसका आंसर। चिकित्सात्मक अध्यापन को उपचार कहते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है, रीट में आया हुआ प्रश्न है ये तो, और इसमें उपचार को ही सही माना गया था। पहले मिस लीडिंग इसलिए हुई थी क्योंकि बहुत सारी बुक्स में निदान दे रखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार निदान ही माना होगा, लेकिन फिर उसमें ऑफिशियल आंसर की मैं देखा तो फिर इसमें उपचार ही सही है साथियों। सेकंड विकल्प 27वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं, आपके 28वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रत्येक वह वस्तु है, पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है, या 2 बार प्रत्येक हो गया, पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करती है। जीन्स मतलब आनुवांशिकता की बात की जा रही है। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? विकल्प एक है आपके एनास्टेसी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, रोज के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, वुडवर्थ के द्वारा दी गई है और डगलस व हॉलैंड के द्वारा दी गई है। साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है, और इस परिभाषा को देने वाले थे एनास्टेसी। पर्यावरण प्रत्येक वह वस्तु है जो जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो ये विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज का। तबीयत वैसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि भाई तबीयत में खराबी है, तो वो तो खैर बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि भाई आपके लास्ट टाइम में आपका एक कितना कीमती समय है। इस टाइम पे अगर मैं टेस्ट सीरीज नहीं लेके आऊँगा तो जो कहीं ना कहीं जो लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो लगातार जुड़ रहे हैं भाई, जो नहीं जुड़ रहे हैं वो तो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो जुड़ रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा साथियों। इसलिए पूरी कोशिश रहेगी कि भाई एग्ज़ाम तक लगातार टेस्ट आपके सामने आ जाए रोज़ाना। छात्रों में पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं के एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम सर्वश्रेष्ठ है? चक्राकार उपागम सर्वश्रेष्ठ है,
अध्यापक केंद्रित उपागम सर्वश्रेष्ठ है, एकीकृत उपागम सर्वश्रेष्ठ है या सह अनुदेशन उपागम सर्वश्रेष्ठ है। तो 29वें क्वेश्चन में देखिएगा, छात्रों में पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को यदि हम एक साथ पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए एकीकृत उपागम सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। साथियों, एकीकृत मतलब एक साथ, एक करके, ठीक है। थर्ड विकल्प 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लेकिन अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। साथियों, नीचे कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन में आपको डाउट है, जरूर बता करके जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है पता लगाना कि छात्रों में इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं, अगली इकाई को पढ़ाना, छात्रों को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना और छात्रों को अनुशासित रखना। तो देखिए, इकाई परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो रहेगा पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं समझा है। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना उन्होंने ग्रहण किया है, कितना उन्होंने इस चीज़ को समझा है, इस चीज़ का पता लगाया जाता है इकाई परीक्षा से, और यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। साथियों, तो विकल्प 1 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो अब हम कल मिलते हैं सुबह हिंदी के वीडियो में, फिर साइकोलॉजी का आएगा और फिर पर्यावरण का भी आएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।